इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। लोकसभा चुनावों के लिए पहली सूची जो भाजपा की जारी हुई है उसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम भोपाल से नहीं है, उस पर हम आपसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, क्या वजह है आपका नाम लोकसभा की जो सूची आई है नहीं है, भोपाल से आलोक शर्मा को टिकट मिल गया है? वजह नहीं होती, संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। भारतीय जनता पार्टी संगठन एक अपने सिद्धांतों पर चलने वाला संगठन है और हमारे यहाँ संगठन ही महत्वपूर्ण होता है। संगठन का जो निर्णय है, हमें बिना कुछ भी क्या, क्यों, कैसे, किस लिए किए हुए वह निर्णय सहज स्वीकार होता है और वह है आलोक शर्मा जी यहाँ से टिकट पाए हैं, उनको टिकट प्राप्त हुआ है। लोगों की अपेक्षाएं रहेंगी और उसको निश्चित रूप से सभी मिलकर के पूरा करेंगे और वो अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से विजयी हो। ये हमारी शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद भी है कि भोपाल के लिए सब लोग मिलकर के काम करेंगे, संगठन के लिए मिलकर के काम करके उनको हम सब विजयी बनाएंगे। इस बार 400 पार, बारंबार मोदी सरकार। पिछली बार 2019 में जब आपको टिकट मिला था तब आपके सामने दिग्विजय सिंह थे। उस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया था कि दिग्विजय सिंह को हराना ही भाजपा का एक संघ का लक्ष्य है, इसलिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को सामने लिया। आपने हरा भी दिया, भारी मतों से उनको हराया। अब अचानक से 5 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपको टिकट ही नहीं दिया गया? भाजपा, संघ यानी आरएसएस जो आपने कहा, अन्य इन सब का इतना बड़ा लक्ष्य, इतना बड़ा व्यक्ति नहीं है दिग्विजय सिंह कि उसके लिए सबको इतना सोचना पड़े। उसके लिए जिसने कभी राजनीतिक आकांक्षा ही नहीं रखी, एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया, उसका पाप बोलता है। उसने भगवा को आतंकवाद कहा, उसने हिंदुत्व को आतंकवाद कहा और ऐसी कांग्रेस के व्यक्ति उनके लिए वो बड़े होंगे। उनको हराने के लिए भाजपा की एक छोटी सी कार्यकर्ता जो तत्काल सदस्यता ग्रहण करती है और उसको पराजित करके फेंक देती है, धूल चटा देती है, ये उसमें दम है, ये भाजपा की दम है और इसी दम पर हम 400 पार करेंगे। आपने तब टिकट नहीं मांगा था 19 में? हाँ, मैंने तब भी टिकट नहीं मांगा, पर संगठन की ये मैंने अभी भी कहा है कि संगठन की प्रक्रिया है कि वह किसको उचित समझती है, किन परिस्थितियों में क्या उद्देश्य लेकर के, और श्रेष्ठ संगठन का नेतृत्व ही करता है और वहां से जो निर्णय होते हैं वो हमारे लिए सर्वमान्य, सर्वोपरि होते हैं। साध्वी जी, क्या आपके बयान भारी पड़ गए आपको लगता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने तब कहा था 19 में कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ नहीं करूंगा, तो क्या ये नाराजगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी पड़ गई आपको लगता है, इसलिए टिकट कट गया? आपको मीडिया वालों को विवादित बयान, साध्वी जी के विवादित बयान, साध्वी प्रज्ञा सिंह के विवादित बयान, मैंने एक आकलन किया, मैंने पाया कि मैंने कभी कोई विवादित बयान नहीं दिया। जो कहा सत्य कहा। राजनीति में रह करके अगर सत्य कहना गलत है तो मुझे लगता है कि सत्य कहने की आदत राजनीति में डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीर सत्य बोलने के लिए जाने जाने वाली तस्वीर यह सिद्ध करेगी कि भारत में शुद्ध राजनीति होने लगी है। और इसलिए मैं तो यह कार्य सन्यासी भी हूँ, इसलिए यह कार्य विशुद्ध रूप से करती हूँ कि जो सत्य है उससे हमारे समाज को अवगत कराना ही चाहिए। आज मीडिया वाले इस प्रकार से बोलते थे कि विवादित बयान, लेकिन जन स्वीकार करता था आप सही हैं, अपने मार्ग पर सही हैं और हम सही होते हैं। आकलन मैं नहीं करती, आकलन तो मैं स्वयं का जिस प्रकार से कर लेती हूँ वो अलग बात है, जनता भी आकलन करती है। और जनता में सिर्फ मीडिया वाले यहाँ गलत थे कि उन्होंने विवादित बयान अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया, परंतु सच यह है कि हमारी जनता जो आकलन करती है उसने हमेशा कहा कि आप सत्य हैं, आपने सच बोला। इतनी हिम्मत कोई नहीं करता राजनीति में आके, लेकिन जो आपका कहना है जो ये सब के कुछ लोगों को नहीं, वो विरोधियों के लिए ये एक हथियार का काम करता है जो हमारी पार्टी को के ऊपर घात करने लगे। मैंने विवादित बयान पहले भी नहीं दिया, तब भी नहीं दिया। हाँ, ये निश्चित है कि कहीं अगर किसी प्रकार से हमारे मानदंडों में कोई शब्द इस प्रकार से हो गया है, जो मैं राजनीति में आई थी और उस समय अगर हुआ है, तो उसके लिए अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, उसके लिए मैं पहले ही क्षमा मांग चुकी थी कि किसी के मन को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई विचार नहीं रहता। पर अगर माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को ये कहना पड़ा कि मैं मन से माफ नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से उनके मन को कष्ट हुआ था। तो मैं उसके लिए भी यही कहूंगी कि मेरा कोई भाव नहीं था इस प्रकार का कि मैं उनके मन को कष्ट पहुंचाऊं, और मैंने फिर कभी नहीं पहुंचाया। पर
मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं भी कहा था, परंतु कांग्रेस ने जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां दे करके और जिस प्रकार से आंदोलन करवा के षड्यंत्रकारियों लोगों को इकट्ठा करवा के जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मर्यादा भंग की, प्रधानमंत्री पद की मर्यादा भंग की, ऐसा कभी भी भाजपा ने नहीं किया। ये मर्यादा कांग्रेस ने तोड़ी है। गाली देने की मर्यादा, पद की मान और सम्मान न करते हुए उनकी मर्यादा को तोड़ना, ये हमेशा कांग्रेस का काम रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने लिए, अपने संगठन के लिए समर्पित है। क्या आलोक शर्मा को इस संन्यास का आशीर्वाद मिलेगा लोकसभा चुनाव में? अगर वो मदद मांगेंगे प्रचार के लिए, आप जाएंगे उनके लिए, या कहीं और भी? क्योंकि आपकी मांग पिछले चुनाव में भी बहुत ज्यादा थी, स्टार कैंपेनर के तौर पे कई जगहों से आपको बुलाया गया था। आलोक शर्मा अगर आशीर्वाद मांगेंगे तो आपका आशीर्वाद मिलेगा? मांगेंगे तब मिलेगा नहीं, वो बिना मांगे ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो हम सब संगठनात्मक प्रक्रिया में चलने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता का आशीर्वाद, सहयोग और पूरी तरह से उनका मनोबल बढ़ा करके उनके साथ चलने का प्रयास रहेगा। और प्रयास नहीं, पूरा करेंगे और जिताएंगे और 400 पार करेंगे। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि सदस्यता ली और आपको टिकट मिल गया था, आपको अब टिकट नहीं मिल रहा है, तो क्या ये सदस्यता आप रखेंगे, या भाजपा में रहेंगे, आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? ये तो कोई विषय ही नहीं है। संन्यास तो मेरा चिर स्थायी है। अब हम अलग अलग किसी से संन्यास लें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से मैं सहमत हूँ। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, नहीं तो मैं मना भी कर सकती थी। पर जहाँ धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है, मेरा पक्ष धर्म का था। मैंने कहा था कि मैं विजयी होंगी, और मैं अपार मतों से, जनता ने इतना स्नेह और साथ दिया, अपार मत दिए, और हम उस मत के साथ संसद में पहुंचे थे। वह हम विशेष परिस्थितियों के लिए जाने जाते हैं कि जहां कम वहां हम, जहां मेरी आवश्यकता देश को होगी, संगठन का जहां आदेश होगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगी। इसमें कहीं दो मत नहीं है, और छोड़ने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो प्रश्न ही उचित नहीं है। भविष्य में यदि चुनाव लड़ सकती हैं अगर आपको बोला गया? देश की परिस्थितियां, देश की जहां जैसी आवश्यकता पड़ेगी, मेरा समर्पण देश के लिए है। जहां जैसी जो आवश्यकता जिस क्षेत्र में पड़ेगी, मैं तैयार हूं।